पहली किरण अभी ठीक तरह से नमूदार भी नहीं हुई थी कि रहीम बख्श की सूखी खांसी की आवाज ने खामोश आंगन का सीना चीर दिया। ये एक पुरानी कच्ची मिट्टी की हवेली थी जिसकी दीवारों पर अब दरारें पड़ चुकी थीं। आंगन के बीचों बीच पड़ी एक पुरानी चारपाई पर रहीम बख्श बैठा था। उसके दाहिने हाथ में शीशम की एक मजबूत लाठी थी जिसे वो अपने बूढ़े वजूद का सहारा मानता था। रहीम बख्श ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से टिकाया और अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं भी बादल का नामो निशान नहीं था। एक गहरी आह उसके सीने से निकली जैसे वो खुदा से कोई खामोश गिला कर रहा हो। आंगन के दूसरे कोने में पड़ी चारपाई पर जमील करवट बदल रहा था। 25 साला जवान जमील, जिसके चेहरे पर जवानी का जोश तो था लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा भी था। वो अपने बाप की खांसी की आवाज सुनकर जाग चुका था लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे इस घर की हर चीज से नफरत सी होने लगी थी। ये कच्चा मकान, ये धूल, ये गरीबी और सबसे बढ़कर उसके बाप की वो खामोश जिद। कुछ देर बाद जमील झुंझलाकर उठ बैठा। उसने देखा कि रहीम बख्श हुक्का भरने की कोशिश कर रहा है। जमील ने गुस्से से चारपाई से पैर नीचे लटकाए और सख्त लहजे में बोला, अब्बा, आज फिर वही सुबह, वही सूखी रोटी और वही आसमान को ताकना। मैंने कहा था कि शहर से खत आया है, राशिद भाई बुला रहे हैं मुझे, वहां काम मिल जाएगा, इज्जत की रोटी मिलेगी। हम ये मनहूस जमीन बेच क्यों नहीं देते? रहीम बख्श के हाथ एक पल के लिए रुके। उसने धीरे से हुक्के की नली मुंह में लगाई, एक कश लिया और बिना जमील की तरफ देखे अपनी लाठी की तरफ इशारा करते हुए भारी और रौबदार आवाज में कहा, जमीन मां होती है जमील, और मां को बेचा नहीं जाता। शहर की हवा तुझे रास नहीं आएगी। अपना काम कर, बैलों को चारा डाल दे। जमील गुस्से से खड़ा हो गया। वो अब खामोश नहीं रह सकता था। वो तेजी से चलकर रहीम बख्श के करीब आया और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाया, कौन सी मां अब्बा? ये बंजर जमीन जो न अनाज उगलती है न पैसा। पूरा गांव शहर जा रहा है, सबकी किस्मत बदल गई और एक हम हैं जो इस मिट्टी के ढेर पर बैठे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं समझते, आप पुराने लोग हैं। आपका दिमाग भी इस पुरानी लाठी जैसा सख्त हो गया है। रहीम बख्श ने अब सिर उठाकर बेटे की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी वीरानियत थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ के इशारे से उसे जाने का हुक्म दिया, जैसे किसी नासमझ बच्चे की बात को नजरअंदाज किया जाता है। ये खामोशी जमील को किसी भी गाली से ज्यादा चुभी। वो पैर पटकता हुआ वहां से मुड़ा और घर के टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया, पीछे उड़ती हुई धूल छोड़ गया। रहीम बख्श वहीं बैठा रहा, अपनी लाठी को मुट्ठी में भींचे, जैसे उसे डर हो कि अगर लाठी छोड़ी तो वो बिखर जाएगा। दिन चढ़ते ही सूरज का कहर बरसना शुरू हो गया। गांव में अब खामोशी नहीं बल्कि वीरानी का राज था। पिछले कई महीनों से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकी थी। कुएं सूख चुके थे और खेतों की जमीन ऐसे फट गई थी जैसे किसी प्यासे का हलक हो। हवा भी नहीं चल रही थी, बस एक जलती हुई तपिश थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। दोपहर के वक्त जब परिंदे भी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, रहीम बख्श अपने सूखे हुए खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी कुदाल थी। वो उस पत्थर जैसी सख्त जमीन को खोदने की कोशिश कर रहा था। हर चोट पर धूल का एक गुब्बार उड़ता और रहीम बख्श के पसीने से भीगे हुए चेहरे पर चिपक जाता। उसकी सांस फूल रही थी, कमजोर पसलियां कुर्ते के अंदर से साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुदाल जमीन पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर चला रहा हो। जमील खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में खड़ा अपने बाप को हिकारत और दुख मिली जुली नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े जिस्म में इतनी जान और इतनी जिद्द कहां से आती है। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और तेज कदमों से चलता हुआ अपने बाप के पास पहुंचा। अब बस भी कर दें अब्बा, जमील ने ऊंची आवाज में कहा और रहीम बख्श के हाथ से कुदाल छीनने की कोशिश की। क्या साबित करना चाहते हैं आप? देखिए इस जमीन को, ये मर चुकी है, यहां अब कुछ नहीं उगने वाला। आप अपनी जान ले लेंगे लेकिन इस मिट्टी का पेट नहीं भरेगा। रहीम बख्श ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन हार नहीं थी। उसने अपनी भारी सांसों को काबू करते हुए कहा, मिट्टी कभी नहीं मरती जमील, ये बस रूठ जाती है।
जैसे औलाद रूठ जाती है, इसे मनाना पड़ता है। अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो ये खेत हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। जमील ने अपना सिर पीट लिया। ये रूठी नहीं है, ये प्यासी है और हमारे पास इसे देने के लिए पानी नहीं है। करीम चाचा और बाकी सब गांव वाले बात कर रहे थे। वो सब शहर जा रहे हैं, वहां मजदूरी कर लेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। आप क्यों हमारी कब्र यहां खोदने पर तुले हैं? रहीम बख्श ने कुदाल को वापस जमीन में गाड़ दिया और लाठी का सहारा लेते हुए सीधा खड़ा हुआ। उसने दूर तक फैले हुए वीरान गांव की तरफ देखा और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, जो डर कर भाग जाते हैं उनकी जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। ये वक्त इम्तिहान का है और रही बात भूख की, तो जब तक इस रहीम बख्श की सांस चल रही है तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। शाम ढली जब दोनों घर लौटे तो घर में खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार बचा था। दिए की मध्यम रोशनी में दोनों खामोश बैठे थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो भूख से बिलख रहे थे। जमील ने निवाला तोड़ते हुए अपने बाप की तरफ देखा। रहीम बख्श के हाथ कांप रहे थे, शायद दिन भर की मेहनत की वजह से। जमील की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने चेहरा घुमा लिया। उसे अपने बाप से नफरत भी थी और मोहब्बत भी, और यही कशमकश उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर जल्द ही कुछ न किया तो ये सूखा सिर्फ खेतों को नहीं, उसके पूरे परिवार को निगल जाएगा। गांव की खामोश और धूल भरी फिजा में अचानक एक मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजी। ये आवाज इस वीरान बस्ती के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। जमील, जो घर के बाहर चबूतरे पर उदास बैठा था, एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि धूल उड़ाती हुई एक पुरानी जीप उनके कच्चे मकान की तरफ बढ़ रही है। जीप रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसका लिबास गांव वालों जैसा नहीं था, सफेद कड़क कपड़े और हाथ में एक चमड़े का बैग। ये शहर से आया हुआ जमीन का दलाल सेठ मजीद था। जमील की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि ये वही मौका है जिसका उसे इंतजार था। वो दौड़कर सेठ के पास गया। सेठ मजीद ने चारों तरफ बंजर खेतों को हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर जमील की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुना है तुम्हारे अब्बा ये जमीन नहीं बेचना चाहते, मगर बेटा आज मैं जो दाम लाया हूं उसे देखकर कोई भी अपना ईमान बदल ले। जमील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से चारपाई बिछाई और सेठ को बिठाया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि आंगन के दरवाजे पर लाठी की वही जानी पहचानी खटखट सुनाई दी। रहीम बख्श खेत से वापस आ रहा था। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आते ही उस अजनबी को देखा और वहीं रुक गया। सेठ मजीद ने रहीम बख्श को देखते ही खड़े होकर अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और चारपाई पर पटक दी। रहीम चाचा, अब जिद छोड़ो, ये देखो पूरे 50,000। तुम्हारी ये सूखी जमीन तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूं। अंगूठा लगाओ और जान छुड़ाओ इस मिट्टी से। जमील ने उम्मीद भरी नजरों से अपने बाप को देखा। अब्बा देखिए, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। खुदा के वास्ते आज मना मत कीजिएगा। रहीम बख्श धीरे धीरे चारपाई के करीब आया। उसने उन पैसों को देखा, फिर सेठ मजीद के चेहरे को, और फिर एक गहरी सांस ली। अचानक रहीम बख्श ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से नोटों की गड्डी पर दे मारी। नोट हवा में बिखर कर धूल में जा गिरे। उठा ले अपना ये कागज का रद्दी। रहीम बख्श की आवाज इतनी गरजदार थी कि जमील भी सहम गया। तू मेरी जमीन की कीमत लगाता है? ये मिट्टी मेरे बाप दादा की अमानत है। इसे खून पसीने से सींचा है मैंने। जा, निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेहमान है। सेठ मजीद का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपने नोट बटोरे और जीप की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने जमील की तरफ देखा और थूकते हुए कहा, तेरा बाप पागल हो गया है लड़के। ये खुद तो डूबेगा, तुझे भी ले डूबेगा। याद रखना, जब भूख से मरोगे तो मेरी याद आएगी। जीप चली गई, लेकिन अपने पीछे धूल और कभी ना खत्म होने वाली कड़वाहट छोड़ गई। जमील वहीं खड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो मुड़ा। You won't believe how many places you can travel to this March for less than £80. I'm currently in Lapland, Finland. रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो मुड़ा और रहीम बख्श के सामने जाकर चीखा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आप मेरे दुश्मन हैं। आप चाहते ही नहीं कि मैं जीऊं।
आज आपने उन पैसों को नहीं, मेरे अरमानों को लाठी मारी है अब्बा। रहीम बख्श ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अंदर कोठरी की तरफ बढ़ गया, लेकिन आज उसकी चाल में वो पहले जैसी मजबूती नहीं थी। उसके कंधे झुक गए थे, जैसे बेटे की नफरत का बोझ उससे संभाला न जा रहा हो। रात का पिछला पहर था। हवेली के आंगन में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। आसमान पर चांद तो था, मगर उसकी रोशनी भी आज धुंधली लग रही थी, जैसे वो भी इस घर के हालात पर शर्मिंदा हो। जमील अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सेठ मजीद की बातें और अब्बा का वो सख्त रवैया उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने अचानक एक फैसला कर लिया। वो झटके से उठा और अपनी कोठरी में गया। उसने एक पुरानी चादर बिछाई और उसमें अपने चंद गिने चुने कपड़े और थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो उसने छिपा कर रखी थी बांधना शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर डर से नहीं, गुस्से से। उसे लग रहा था कि अगर वो एक दिन और इस घर में रहा तो शायद उसका दम घुट जाएगा। ये घर उसे अब घर नहीं, बल्कि एक जेल लग रहा था, जहां उसका मुस्तकबिल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सामान की पोटली बांधकर वो बाहर आंगन में निकला। रहीम बख्श आंगन के कोने में अपनी चारपाई पर लेटा था। वो बेखबर सो रहा था या शायद सोने का नाटक कर रहा था, यह कहना मुश्किल था। जमील दबे पांव चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका। उसने पलटकर उस बूढ़े वजूद को देखा जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। जमील के दिल में एक कसक उठी। वो चाहता था कि अब्बा के पास जाए, उनके पैर छुए और कहे कि मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर दें। मगर उसकी अना आड़े आ गई। उसे याद आया कि कैसे अब्बा ने सबके सामने उसे जलील किया था, कैसे उसकी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उसका दिल फिर से पत्थर हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। पुरानी लकड़ी के कब्जों ने चरचराहट की एक हल्की सी आवाज पैदा की जो सन्नाटे में गूंज गई। जमील सहम गया। उसने मुड़कर देखा। रहीम बख्श ने करवट बदली, मगर उठा नहीं। जमील ने एक गहरी सांस ली, अपनी पोटली कंधे पर रखी और अंधेरे में बाहर कदम रख दिया। जैसे ही जमील ने घर की दहलीज पार की, उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ। वो गांव के कच्चे रास्तों पर तेज कदमों से चलने लगा, शहर जाने वाली पहली बस पकड़ने के लिए। उसने कसम खाई कि अब वो पलटकर तब तक नहीं देखेगा जब तक वो कुछ बनकर नहीं दिखा देता। उधर हवेली के आंगन में जैसे ही जमील के कदमों की आवाज दूर हुई, रहीम बख्श ने अपनी आंखें खोल दी। वो सोया नहीं था। एक बाप अपनी औलाद के कदमों की आहट नींद में भी पहचान लेता है। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू की एक लकीर निकलकर उसकी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो गई। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी लाठी को टटोला और उसे सीने से लगा लिया। वो जमील को रोक सकता था, मगर उसने नहीं रोका। शायद उसे पता था कि परिंदे को उड़ने से रोका जाए तो वो अपने ही घोंसले को तोड़ देता है। उस रात हवेली में सिवाय सन्नाटे और रहीम बख्श की खामोश सिसकियों के कुछ नहीं बचा था। एक चिराग बुझ चुका था और अंधेरा गहरा हो गया था। अगली सुबह सूरज तो अपनी पूरी आब और ताब के साथ निकला, लेकिन रहीम बख्श की दुनिया में अंधेरा छा चुका था। घर के आंगन में वो अकेला था। न हुक्के की गुड़गुड़ाहट थी, न बैलों को चारा डालने की कोई आवाज। जमील जा चुका था। रहीम बख्श ने अपनी लाठी उठाई, लेकिन आज वो लाठी उसे अपने ही बोझ से ज्यादा भारी लग रही थी। उसने सोचा कि वो काम में खुद को मसरूफ कर लेगा तो बेटे की याद नहीं आएगी। यही सोचकर वो अपने ज़ईफ जिस्म को घसीटता हुआ खेतों की तरफ चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने फावड़ा उठाया। धूप तेज थी और रहीम बख्श का शरीर बुखार से तप रहा था, मगर उसकी अना उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने जमीन पर पहली चोट मारी, फिर दूसरी, लेकिन तीसरी चोट मारने की ताकत उसमें नहीं बची थी। अचानक उसके सीने में एक जानलेवा कसक उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस जमीन को उसने मां की तरह पूजा था, आज उसी जमीन ने उसे अपनी आगोश में खींच लिया। वो लड़खड़ाया और मुंह के बल उसी सूखी मिट्टी पर गिर पड़ा। उसका पहाड़ जैसा हौसला आज टूटकर बिखर गया था। दूसरी तरफ जमील गांव के कच्चे अड्डे पर खड़ा था। शहर जाने वाली बस दूर से धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दे रही थी। जमील ने अपना सामान उठाया। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। बार बार उसकी नजर पीछे गांव के रास्ते पर जा रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। बस करीब आ चुकी थी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, शहर जाने वाले जल्दी आ जाओ।
जमील ने बस के पायदान पर एक पैर रखा ही था कि पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जमील, ओ जमील, रुक जा। जमील का दिल धक से रह गया। उसने पलट कर देखा। पड़ोस का एक लड़का रहमत नंगे पांव दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और चेहरा घबराया हुआ था। वो बस के पास पहुंचा और जमील का हाथ पकड़ते हुए हांफते हुए बोला, जमील भाई, गजब हो गया। रहीम चाचा खेत में गिर गए हैं। उनके मुंह से खून, वो हिल भी नहीं रहे। जमील के हाथों से सामान की पोटली छूटकर गिर गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। शहर, पैसा, तरक्की, नाराजगी, सब कुछ एक ही झटके में बेमाने हो गया। उसके कानों में बस रहमत के वो अल्फाज गूंज रहे थे। जमील ने कंडक्टर को धक्का दिया और पागलों की तरह वापस गांव की तरफ दौड़ा। वो खेतों के बीच से भाग रहा था। कांटों से उसके पैर छिल रहे थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। उसका दिमाग बस एक ही दुआ मांग रहा था, या खुदा, मेरे अब्बा को कुछ न हो, मुझे उनसे माफी मांगनी है। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जब वो खेत में पहुंचा तो वहां गांव के कुछ लोग जमा थे। भीड़ को चीरता हुआ जमील आगे बढ़ा और जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रहीम बख्श मिट्टी में सना हुआ बेसुध पड़ा था और उसकी लाठी, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा थी, उससे कुछ दूर लावारिस पड़ी थी। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, मगर रहीम बख्श की हालत नहीं सुधरी। हकीम जी ने जवाब दे दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। हवेली का आंगन, जहां कभी रहीम बख्श की लाठी की ठक ठक गूंजती थी, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। रहीम बख्श अपनी उसी पुरानी चारपाई पर लेटा था। उसके जिस्म का आधा हिस्सा फालिज की वजह से बेकार हो चुका था। वो बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी बूढ़ी और धंसी हुई आंखें खुली थीं, जो लगातार छत की कड़ियों को ताक रही थीं। जमील, जो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं था, अपने बाप के सिरहाने जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और वो बार बार रहीम बख्श के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ रहा था ताकि उनमें थोड़ी गर्मी आ सके। अब्बा, जमील की आवाज भर्राई हुई थी। अब्बा, मेरी तरफ देखिए, मुझे कुछ भी कहिए, मुझे गालियां दीजिए, मुझे मारिए, मगर खामोश मत रहिए। आपकी यह खामोशी मुझे मार रही है। रहीम बख्श ने धीरे से अपनी पुतलियां घुमाई और जमील की तरफ देखा। उन आंखों में अब वो पुराना गुस्सा या सख्ती नहीं थी। वहां सिर्फ एक अजीब सी बेबसी और बेपनाह मोहब्बत थी। वो कुछ कहना चाहता था। उसके होंठ हिले, मगर हलक से सिर्फ एक घर घराहट निकली। लफ्ज उसके सीने में ही दम तोड़ गए। जमील फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर बाप के सीने पर रख दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब्बा, मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं इसी जमीन पर काम करूंगा, आपके साथ रहूंगा, बस आप ठीक हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, मैं नासमझ था। रहीम बख्श की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। यह सकारात का आलम था। उसने अपनी पूरी बची खुची ताकत जमा की और अपना सही सलामत वाला हाथ, जो कांप रहा था, धीरे धीरे उठाया। उसने वो कांपता हुआ हाथ जमील के सिर पर रखा। वो अपने बेटे को आखिरी बार दुआ देना चाहता था। उसे ये बताना चाहता था कि उसने उसे माफ कर दिया है। जमील ने सिर उठाया और बाप की तरफ देखा। रहीम बख्श की आंखों के कोने से एक आंसू लुढ़का और तकिए में जज्ब हो गया। उसने जमील की आंखों में झांका, एक गहरी और लंबी सांस ली और फिर वो हाथ जो जमील के सिर पर था बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सांसों की डोर टूट चुकी थी। वो बरगद का पेड़ जो आंधियों में भी खड़ा रहता था, आज गिर चुका था। जमील ने पागलों की तरह बाप के जिस्म को झंझोड़ा, अब्बा, अब्बा, मगर अब कोई जवाब आने वाला नहीं था। रहीम बख्श अपना कर्ज, अपनी जिम्मेदारी और अपना प्यार, सब कुछ इस कच्ची हवेली की खामोशी के सुपुर्द करके जा चुका था। जमील की चीख ने गांव के सन्नाटे को चीर दिया, मगर वो शख्स जो उसे सुनने के लिए जिंदा था, अब बहुत दूर जा चुका था। रहीम बख्श की तदफीन को 3 दिन हो चुके थे। मेहमान और रिश्तेदार जा चुके थे और हवेली एक बार फिर अपनी उसी वीरानी में डूब गई थी। मगर इस बार यह वीरानी हमेशा के लिए थी। जमील घर के उस कोने में बैठा था जहां उसके अब्बा अक्सर नमाज पढ़ा करते थे। उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में रखे एक पुराने जंग लगे लोहे के संदूक पर जा रही थी। बचपन से जमील ने देखा था कि रहीम बख्श उस संदूक को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे।
जमील को हमेशा लगता था कि शायद इसमें अब्बा ने अपने पुरखों का सोना या पैसे छिपा रखे हैं, इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि हम गरीब हैं, जबकि संदूक भरा हुआ है। यही शक हमेशा बाप बेटे के बीच दरार बना रहा। आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जमील उठा और भारी कदमों से संदूक के पास गया। उसने अब्बा के कुर्ते की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला जो उसने आखिरी वक्त संभाल कर रखा था। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में लगाई। जंग लगे ताले ने एक कड़वी आवाज के साथ खुलने का ऐलान किया। जमील ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। एक पुरानी बंद हवा की महक उसकी नाक से टकराई। उसने अंदर देखा। वहां कोई सोना, चांदी या नोटों की गड्डियां नहीं थी। वहां सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, जमील के बचपन के खिलौने और एक पीले पड़ चुके कागज में लिपटी हुई एक डायरी थी। जमील का दिल डूबने लगा। उसने वो कागज का बंडल उठाया। सबसे ऊपर एक पुराना गिरवी नामा रखा था। जमील ने उसे पढ़ना शुरू किया। तारीख 20 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि रहीम बख्श ने अपनी पूरी जमीन, अपना घर, सब कुछ शहर के एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया था। वजह पढ़ने के लिए जमील ने कांपते हाथों से दूसरा कागज उठाया। वो अस्पताल की रसीदें थीं। 20 साल पहले की रसीदें, जब जमील को हैजा हुआ था और वो मौत के मुंह में था। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। जमील की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे याद आया कि लोग कहते थे कि उस साल रहीम बख्श ने अपनी आधी उम्र कम कर ली थी। कागजों के नीचे एक मुड़ा तोड़ा खत था। We desperately need your support to save this house of Allah. Your donation will help install new. अपनी आधी उम्र कम कर ली थी। कागजों के नीचे एक मुड़ा तोड़ा खत था जो शायद रहीम बख्श ने कभी जमील को देने के लिए लिखा था, मगर दे नहीं पाया। जमील ने उसे खोला। टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा था, मेरे बेटे जमील, तू सोचता है कि मैं कंजूस हूं? तू सोचता है कि मैं जमीन बेचकर तुझे शहर क्यों नहीं जाने देता? बेटा, ये जमीन मेरी नहीं थी। 20 साल पहले तेरी जान बचाने के लिए मैंने इसे बेच दिया था। पिछले 20 साल से मैं एक एक पैसा जोड़कर, अपना पेट काटकर इस जमीन की किस्तें चुका रहा था, ताकि जब मैं मरूं तो तुझे कर्ज नहीं बल्कि तेरी अपनी जमीन विरासत में दे सकूं। आज आखिरी किस्त चुका दी है मैंने। अब ये जमीन तेरी है और तू आजाद है। जमील के हाथों से वो खत छूट कर गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। वो जिसे कंजूसी समझता रहा, वो दरअसल उसके बाप की खामोश कुर्बानी थी। वो जिस बाप को पत्थर दिल समझता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए पीस दी ताकि जमील के सर पर छत और पैरों तले जमीन रहे। कमरे की खामोशी में जमील की एक दर्दनाक चीख गूंजी, अब्बा! वो संदूक के पास ही घुटनों के बल गिर गया और उन पुराने कागजों को सीने से लगाकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। आज उसे उस संदूक में खजाना मिल गया था, मगर वो खजाना उसे ताउम्र के लिए यतीम कर गया था। रात ढल चुकी थी और सुबह की सफेदी आसमान पर फैलने लगी थी, लेकिन जमील की आंखों में नींद नहीं थी। वो उन कागजों को सीने से लगाए नंगे पांव घर से बाहर निकला और सीधा खेतों की तरफ भागा। वही खेत जिन्हें वो बंजर और मनहूस कहता था। आज उसे वो जमीन नहीं लग रही थी, बल्कि एक खुली हुई किताब लग रही थी जिस पर उसके बाप ने अपने खून पसीने से दास्तान लिखी थी। खेत के बीचों बीच पहुंचकर वो उसी जगह रुक गया जहां रहीम बख्श ने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले कुदाल चलाई थी। वहां की मिट्टी अब भी खुदी हुई थी। जमील के पैर कांपने लगे। वो घुटनों के बल उस खुदी हुई मिट्टी पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से उस मिट्टी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ये मिट्टी ठंडी थी, मगर जमील को इसमें अपने बाप के हाथों की गर्मी महसूस हो रही थी। मैं हार गया अब्बा, जमील की आवाज सन्नाटे में गूंजी। मैं हार गया और आप जीत गए। आपने अपनी जान देकर मेरा मुस्तकबिल बचाया और मैं नादान आपको अपनी बदकिस्मती समझता रहा। मुझे लगा आप मुझसे जलते हैं, मगर आप तो मेरे लिए जल रहे थे, मोमबत्ती की तरह पिघल रहे थे ताकि मेरी जिंदगी में अंधेरा ना हो। उसकी आंखों से आंसू टपककर उस सूखी जमीन पर गिर रहे थे। ये पहली बारिश थी जो उस खेत को मिली थी, आसमान की नहीं, पछतावे की बारिश। तभी उसे दूर से मोटर की आवाज सुनाई दी। शायद शहर से कोई गाड़ी गुजर रही थी। एक पल के लिए जमील के दिमाग में ख्याल आया, वो अब भी जा सकता है। जमीन उसके नाम है, कागज उसके पास है, वो इसे बेचकर शहर जा सकता है, ऐश की जिंदगी गुजार सकता है।
लेकिन फिर उसकी नजर पास ही पड़ी उस पुरानी कुदाल पर गई जो रहीम बख्श ने वहीं छोड़ी थी। उस पर अब भी रहीम बख्श के हाथों के निशान थे। जमील ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक नई मजबूती आ गई थी। वो खड़ा हुआ, उसने शहर जाने वाले रास्ते की तरफ देखा और फिर हमेशा के लिए उस रास्ते से अपनी नजरें फेर ली। जमील ने आगे बढ़कर वो भारी कुदाल उठाई। उसका वजन उसे महसूस हुआ। ये सिर्फ लोहे का वजन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी का वजन था। उसने कुदाल को कसकर पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे रहीम बख्श पकड़ा करता था। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज निकल रहा था और मुस्कुराया। ये मिट्टी का कर्ज है अब्बा, उसने धीमे से कहा, और ये कर्ज मैं चुकाऊंगा। ये जमीन बंजर नहीं रहेगी, मैं इसे अपने पसीने से सींचूंगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं रहीम बख्श का बेटा बनकर यहीं रहूंगा। उसने पूरी ताकत से कुदाल चलाई। कुदाल जमीन में धंस गई, धूल का एक गुब्बार उड़ा और सूरज की रोशनी में चमकने लगा। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, उन्हें लगा जैसे खेत में रहीम बख्श वापस आ गया हो, मगर वो रहीम बख्श नहीं, वो एक नया जमील था जिसे अपनी जड़ों की कीमत समझ आ चुकी थी। कहानी खत्म हो गई थी, मगर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। बाप मरकर भी बेटे के अंदर जिंदा हो गया था।